नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करूं मेरे भाई, यहां आपको लिखा गया है 30 सवाल सही करने के लिए। अगर आप 40 में 30 सवाल अगर नहीं सही कर पाए हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होइएगा। सबसे पहला आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वो टाइम है जहां आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ना किसी को करना भी चाहिए। सबसे पहली चीज है, स्टार्टिंग डे से लेकर के अभी तक मैंने कभी भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन एक ये चीज आपको देखनी है कि जो झारखंड जीके में जो आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो जेएसएससी आयोग आपसे पूछेगी, उसका जो पैटर्न होगा और आज जो आप 40 सवाल को देखेंगे उसकी जो पैटर्न और जो क्वेश्चन का लेवल, मैंने बहुत हद तक कोशिश की है एज इट इज रखने की। लेकिन यहां आप अगर देखिए, अगर आपकी तैयारियां बहुत अच्छी है झारखंड जीके में, आपने एक बार दो बार झारखंड जीके को रिवाइज कर लिया है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आप 30+ करके आ रहे होंगे आज के मॉक में। ठीक है, अब मैं आपको बतला देता हूं। बिल्कुल पहले तो टेंशन फ्री रहिएगा, 30 नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 हो रहा है बहुत अच्छी बात है, 30+ मतलब आपकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे आपका 15 ही सही हुआ हो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बतलाइएगा, ताकि पता चल सके कितने स्टूडेंट्स ने 40 में 30+ या 30 से कम सही किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 30 से कम आ रहा तो आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आप ईमानदारी पूर्वक चीजों को लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले मैं बतलाऊं कि जो 40 सवालों को मैंने जो बांटा है झारखंड जीके में, आपको पता है कि झारखंड जीके में आर्ट एंड कल्चर, झारखंड का करंट अफेयर, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी और झारखंड की इकोनॉमिक्स, और झारखंड में जो मिसलेनियस है यानी कि विविध का हम जिसे नाम देते हैं। तो इन हर एक सेक्शन में करंट अफेयर में मैंने 7 से 10 सवाल रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर में मैंने 8 से 10 सवाल रखे हैं, झारखंड की हिस्ट्री में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन रखे हैं, ज्योग्राफी में मैंने 3 से 5 रखे हैं, पॉलिटी से मैंने 4 से 5 रखे, इकोनॉमिक्स में मैंने 3 से 4 सवाल लिए हुए हैं, मिसलेनियस में मैंने 5 से 7 सवाल इस मॉक में रखे। मतलब हर एक सेक्शन को इस मॉक में आपका छुआ गया। इसीलिए मैंने कहा कि वाकई अगर इस 40 में आपके 30 अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक सेक्शन को आपको याद रखना है, तभी जाकर के आप यहां पर सही कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट 30+ सही कर रहे होंगे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले सवाल के साथ मिलते हैं। पहला सवाल, व्हेन वाज फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च, यानी कि फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 28 सितंबर 2020, 18 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020 या फिर 29 सितंबर 2020? ये झारखंड के करंट अफेयर के सेक्शन से पूछा गया ये सवाल है। तो कमेंट करके हमें बताइए। प्रीमियर में मैं देख रहा हूं कि कितने लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं। पहला का ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल नहीं, इस सवाल का सही उत्तर है 29 सितंबर 2020। अब देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जितने सवाल बन सकते हैं, चलिए उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सही उत्तर है आपका 29 सितंबर 2020 है। अब इस योजना का आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो शुभारंभ किया गया था किनके द्वारा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था। दूसरी बात, इस योजना का जो उद्देश्य है, यानी कि ये जो योजना चलाई गई है किस लिए, तो इस योजना के तहत वह ग्रामीण महिलाएं, खास करके यहां पर आपको याद रखना है जो महिलाएं हैं उनके लिए, और कौन सी, शहरी या ग्रामीण, तो ग्रामीण महिलाओं के लिए जो हड़िया जैसे पेय पदार्थ या दारू आप जिसे बोल सकते हैं, उनकी वो निर्माण कार्य में लिप्त हैं या उनकी बिक्री खरीदारी में लिप्त है, तो इन कार्यों में अगर वो लिप्त है तो उनको इन कार्यों से क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है इस फूलो झाड़ो आशीर्वाद योजना के तहत। ठीक है ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप समझ गए होंगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो इन कार्यों में लिप्त है, जो पेय पदार्थ है हड़िया जैसे, इनकी निर्माण कार्य में लिप्त है या उनकी बिक्री में खरीदारी में लिप्त है, तो उनको क्या किया जाए, विकास के धारा में या फिर विकास के कार्यों में उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस योजना की। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 29 सितंबर 2020 को। अब चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल, इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इस योजना के तहत, देखिए ये इंग्लिश में भी आप देख लेंगे जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, इस योजना के तहत कितने महिलाओं की लिस्ट बना, देखिए ये अभी चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है, 19,000 महिलाओं को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए सखी मंडल की यह जिम्मेदारी, यानी कि जो सखी मंडल है उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इन महिलाओं को चिन्हित कर सूची तैयार करें। यानी कि इस योजना के तहत जो टारगेट रखा गया कितनी ग्रामीण महिलाओं की, 19,000 ग्रामीण महिलाओं की। तो ये पूरा जो आपको 19,000 महिलाओं की जो लिस्ट तैयार करनी है, इसके लिए पूरी जिम्मेवारी सखी मंडल को दी है झारखंड सरकार ने। ठीक है भाई, चलिए दूसरे सवाल पे अब हम लोग आते हैं। ये भी योजना से आपका झारखंड के करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है। चलिए साहब, दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि सोना सोबरन जो योजना है इसका संबंध है किससे? युवाओं को रोजगार मुहैया कराने से, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना, या फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा आपको इस स्कीम के तहत, या फिर धोती लुंगी साड़ी इसमें दिया जाएगा। तो सोना सोबरन जो योजना है इसका सही उत्तर होगा आपका, जो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, धोती लुंगी और साड़ी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से बहुत कम स्टूडेंट इसके सही उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे सवाल पे अब हम लोग आते हैं। चलिए इसके कुछ हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपकी स्कीम है, ये आपकी हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपका सोना सॉवरेन योजना शुरू की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपए में आपको धोती लुंगी और साड़ी दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे। मतलब इस योजना का फायदा जो उठा पा रहे होंगे, जितने भी गरीबी रेखा से नीचे है वो सभी परिवार। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया? तो 200 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था की गई है। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे इस योजना के तहत। यानी कि कंप्लीट, देखिए 2 स्कीम आपका कंप्लीट हो गया है। सोना सॉवरेन योजना आपका, जितना आपको पढ़ना है इसमें, एक सवाल में मैंने उसका सवाल के माध्यम से सवाल भी करवा दिया और उस योजना को पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। फूलो झानो आशीर्वाद योजना भी। ठीक है भाई, चलिए साहब तीसरे सवाल पे अब हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल बजट से पूछा गया सवाल है और डेफिनेटली है कि देखिए ये जो पैटर्न मैंने रखा है, स्कीम से सवाल ले लिया अब आपके, अब मैं आपको बजट से सवाल रखा हूं। देखिए करंट अफेयर में बजट से सवाल बनेंगे मेरे भाई। चलिए अच्छा, अगर आप टेस्ट सीरीज अगर एक बार अटेम्प्ट हमारा करते हैं, मैं यकीन दिला रहा हूं कि हमने 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो दिए हैं और 5 सेक्शनल दिए, इस 15 में आप केवल स्टार्टिंग के 10 फुल लेंथ अगर आप लगाएंगे तो पूरा झारखंड जी के रिवीजन, जितना स्कीम है, जितना बजट से सवाल बन सकते हैं, पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा हिस्ट्री, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हमने वहां लिख करके डाला हुआ है। तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और फिर 5 सेक्शनल टेस्ट वो और रामबान है। हिस्ट्री पॉलिटी के 100 सवाल है, उसका झारखंड के करंट के 100 सवाल हमने लिए, मैथ के 100 एक्सपेक्टेड जो यूट्यूब पे सॉल्यूशन भी चल रहा है। मतलब सामान इतना शानदार तरीके से आपको हमने दिया है कंटेंट, आप खुद जब एक बार अटेम्प्ट करेंगे और जो कर रहे हैं उनको भी पता। खैर तीसरे सवाल पे आते हैं। जो झारखंड बजट है 2023-24 की, इस वर्ष में 2022-23 के लिए राज्य सरकार का जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? यानी झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है? तो 7.3%, 11.02%, 11.05% या फिर 7.8%। तो कितने लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं? तो ऑप्शन डी 7.8% इसका सही उत्तर है, विकास दर जो यहां पर अनुमान है। चौथे सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। चौथा सवाल आपसे बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस एंड टेक बोल सकते हैं, जो झारखंड में यूज किया जा रहा है उसके तहत आपका करंट जो बनने की संभावना है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किसानों को बीज देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य आपका झारखंड बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए ब्लॉकचेन जो लागू करने का उद्देश्य है, मेन बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना, यानी कि जो बीजों की क्वालिटी है, ठीक है ना, उसको मेन प्रायोरिटी में रखा गया है मेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है इस मेन पर्पस है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग ब्लॉकचेन इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी, यानी कितनी ऑथेंटिक बीज आपको दी जा रही है, ये मेन कार्य है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। पांचवा सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया है कि गोपाल दुबे जी का जो निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है ना, आपको पता है कि फेमस पर्सनैलिटी या उनका अगर निधन हो गया या उन्होंने कोई कार्य किया तो वहां से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है ना, तो साहित्य से है, सिनेमा से है, संगीतकार थे या फिर नृत्य थे? ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर है डांस से, इनका डांस क्षेत्र या नृत्य क्षेत्र से इनका संबंध था।
गोपाल दुबे जी का संबंध, अब डांस से भी पूछ लिया जाए किस नृत्य से, तो याद रखना है इनका संबंध छऊ नृत्य से रहा है। छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए गोपाल प्रसाद दुबे जी को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार व 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोपाल दुबे जी को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी, भारत रत्न, या फिर कोई एक और पुरस्कार, या फिर बोथ ए एंड बी दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए 2012 में इनको पद्मश्री और 2017 में संगीत नाटक अकादमी से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए साहब अगले सवाल पे चलते हैं, छठा सवाल। हु वाज द नागार्जुन, चलिए नागार्जुन सम्मान किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा गया। चुटनी देवी को, ज्ञानेंद्र पति, मधु मंसारी, या फिर सभी। तो ज्ञानेंद्र पति इसका सही उत्तर होगा, जिनको 2021 का नागार्जुन सम्मान दिया गया था। प्रतिष्ठित कवि हैं आपके ज्ञानेंद्र पति जी को, जिनको 2021 का नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इनको 2006 में संस्यात्मा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखिएगा आप। एक तो किनको मिला है 2021 का नागार्जुन सम्मान, तो ज्ञानेंद्र पति जी को। 2006 में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो संस्यात्मा पुस्तक के लिए। और इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा गोड्डा जिले से संबंधित है। ये पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में। चलिए साहब अगले सवाल पे चलते हैं। ये करंट अफेयर का सेशन अभी चल रहा है, 7वें सवाल पे हम लोग करंट अफेयर के पहुंच चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि आप कितने सही कर पाए हैं। अभी तक 6 सवाल झारखंड के करंट अफेयर में। 2021 पद्मश्री का पुरस्कार के विजेता छुटनी देवी का संबंध है। देखिए ये आपसे पूछ ही लिया गया सवाल, ये छुटनी देवी जो अभी हमने, अच्छा 2021 की ये बात की गई है, सॉरी देखिए हमने अभी आपको ये बतलाया था, जो आपके दुबे जी से इनको 2012 में, जो दुबे जी थे इनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे इनको पुरस्कार कौन सा, ये 2012 का मिला था। चलिए चुटनी देवी जी की बात कर ले, तो इनका संबंध कहाँ से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब देखिए क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनकी मृत्यु हुई है, या कोई उन्होंने पुस्तक लिख दिया है, या कोई महत्वपूर्ण कार्य किया झारखंड के लिए या भारत देश के लिए, या फिर उनको कोई पुरस्कार मिला है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सारे सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका संबंध किनसे है, किस जिले, तो सरायकेला से। काफी इजी सवाल था ये आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें झारखंड के, चलिए मैं बतलाऊंगा, हालांकि आंसर मैंने बोल दिया इसका। भारत का जो पहला राज्य है जहां फॉरेस्ट सॉइल कार्ड, वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया गया है, वह कौन सा राज्य, आपको नाम बतलाना है यहाँ पे। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। तो पहला राज्य जो बना है भारत का वो है आपका झारखंड, और झारखंड के तहत ही आपके बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में भी हेल्थ सॉइल कार्ड आपकी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है ना। याद रखना आपको। 9वां सवाल है आपका। चलिए यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने रांची के ललगुटवा स्थित 2 दिसंबर 2022 को वन उत्पादकता संस्थान में फॉरेस्ट सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड ऑफ झारखंड का शुभारंभ किया। तो पूछा जा सकता है कि जो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का जो झारखंड में शुभारंभ किया गया था, झारखंड में कहाँ किया गया था, तो रांची में किया गया था। कब किया गया था, 2 दिसंबर 2022। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। 9वां, ये भी आपके पोर्टफोलियो का ये सवाल है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है यहां से पूछा गया सवाल है आपका। इजी सवाल है, ये सभी को सही करना चाहिए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं, आपसे इनका सही सवाल डेफिनेटली हर स्टूडेंट को करना चाहिए। सत्यानंद भोक्ता साहब, आलमगीर आलम, रामेश्वर उराम, या बन्ना गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है जो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। श्रम कर रहे हैं तो भोगोगे क्या, भोगोगे अच्छा ही, सिंपल सा इस तरह से याद रखेंगे। तो श्री सत्यानंद भोक्ता साहब हो जाएंगे। अगला, और ये 10वां, आई थिंक ये लास्ट आपका करंट अफेयर का सेक्शन हम लोग यहाँ खत्म करेंगे, और फिर अब हम लोग झारखंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर में इन कर जाएंगे। यानी 10 करंट अफेयर में आपने कितना सही किया है बतलाइए हमें। अभी मैं देख रहा हूँ आप सभी का कमेंट। सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड की क्या रैंक है, 16वीं, 34वीं, या 10वीं, या 24वीं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो झारखंड का रैंक है सामाजिक प्रगति सूचकांक में, ये 34th रैंक है। लेकिन पहला रैंक याद रखिएगा, जो फर्स्ट रैंक मिला है किनको, पुडुचेरी को मिला, ठीक है ना। पुडुचेरी को मिला है, पुडुचेरी को मिला। चलिए साहब, ये अब हम लोग आते हैं 11वें सवाल में, जो आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट डेफिनेटली है। देखिए ये सब वो सवाल लिया गया ना कि आप अगर ये टॉपिक अच्छा से कर लेंगे तो यहां से सवाल मिलेंगे दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं आप लोग तो। 11वां सवाल, और 110% आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का मैंने वीडियो पूरा डिटेल डाला है परसों ही, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है।
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला कौन सा जिला है? यानी कि जो भारतीय जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 की आई थी, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला आपको याद करना है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है साहब? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इसमें इसका सही उत्तर क्या है? यहां आपसे पूछा गया भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत, लेकिन आपको यहां पर दिक्कत ये वाली बात है, यहां वन प्रतिशत परसेंटेज में पूछा, ना कि फिगर में। मैंने आपको ट्रिक बतलाया था क्या कि फिगर का मैंने बतलाया था, प्रतिशत आप एज इट इज निकाल ले रहे थे। कैसे? तो मैंने आपको बतलाया था सबसे एक नंबर में जहां वन क्षेत्रफल है, फॉरेस्ट एरिया क्या था आपका? सिंहभूम, यानी सिंह था। सिंह को आपने लात मारा, लातेहार, लात मारने के बाद क्या हुआ? वो चराया आपने उसको, चतरा हो गया। चतरा का चरा तो आपने चराया मतलब कुछ खिलाया, चरा तो फिर आपने उसको क्या किया? घुमाया, गुमला हो गया, और घूम लिया उसको आपने सिंह को, फिर क्या किया? गाड़ दिया। तो एक नंबर में फिगर वाइज क्या हो गया? पश्चिम सिंहभूम फर्स्ट नंबर। ये इसका उत्तर नहीं है, यहाँ प्रतिशत पूछा, मैं फिगर वाइज मैंने याद जो करा वो बतला रहा हूँ। दूसरे नंबर में आपका लातेहार था, तीसरे नंबर में चतरा था, चौथे नंबर में क्या था आपका? गुमला था, और पांचवें नंबर में गढ़वा था। लेकिन 1% में मैंने क्या बतलाया था? जो पश्चिम सिंहभूम एक में है, चतरा 2 में है, और तीसरे में लातेहार, तो इस लातेहार को एक नंबर पे लेके जाना है 1% में, दूसरे में चतरा और तीसरे में सिंहभूम था, याद है ना? तो 1% में सबसे पहला जिला जो है आपका वेस्ट सिंहभूम है 1% के हिसाब से। चलिए आइए एक बार पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज जो आपका लातेहार में 56% है, चतरा में 47 है, वेस्ट सिंहभूम में 46 है, कोडरमा में 40.28% है। ठीक है साहब, चलिए ये 11वां सवाल था वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से। अब हम लोग चलते हैं 12वें सवाल पे। तो 12वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है, इस पे हम लोग बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द, ये चलिए बुक साहित्य से आपका सवाल पूछा गया कि झारखंड में आदि मानव पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कांजीव लोचन साहब है, सुभाषित दास है, अनुषा ठाकुर है, या अनीता रसीम जी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कांजीव लोचन साहब, जो आपके आदि मानव पुस्तक है इनके लेखक हैं। 13वां सवाल आपसे क्या पूछा गया? चलिए 13वें सवाल पे हम लोग आते हैं। एक मिनट, इसका आंसर आपने अगर देख लिया है तो दोस्तों गलत बात है ये। झारखंड राज्य की प्रस्तावित 3 उपराजधानियां इनमें से कौन नहीं है? आपकी जो 3 राजधानियां प्रस्तावित की गई है, ठीक है ना, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। और इसके तहत 3 प्रस्तावित उपराजधानियां भी है। झारखंड जो आपका एकमात्र राज्य जहां पे प्रस्तावित उपराजधानियां भी है, 3 प्रस्तावित उपराजधानियां हैं। तो 3 इसमें जो मेंशन है आपको बतलाना है कि 3 उपराजधानियां इनमें से कौन नहीं है। दुमका ये झारखंड की राजधानी हो गई, सॉरी उपराजधानी हो गई। मेदिनीनगर ये बिल्कुल प्रस्तावित राजधानी है। चाईबासा ये भी है, गिरिडीह ये भी है, और दुमका तो मैंने बतला दिया ये आपकी उपराजधानी है झारखंड की। तो ये 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं, उपराजधानियां हैं झारखंड की, ठीक है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। झारखंड की राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका। 3 प्रस्तावित जो उपराजधानियां क्या है? मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। अब देखिए कैसे इसको याद रखिएगा। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। देखिए मेदनी, आप किसी दोस्त का नाम है आपका, याद रखना। देखिए जो मैं तरीका रखता हूँ चीज़ों को याद करना, मेदनी मेरी कोई एक दोस्त है लड़की, जिसको मैंने बोला चाय लाने के लिए और चाय के साथ गिरिडीह बिस्कुट लाने के लिए, ठीक है ना, गिरिडीह बिस्कुट आता होगा आपको पता है। तो इस तरह से 3 प्रस्तावित उपराजधानियां याद रखना है। मेदनी को आपने बोला चाय लाने के लिए, और चाय के साथ आप बिस्कुट खाते, कौन सा? गिरिडीह। मेदनी चाय बिस्किट, मेदनी चाय गिरिडीह, मेदनी चाय गिरिडीह, मेदनी चाय गिरिडीह, 3 प्रस्तावित उपराजधानियां याद हो गया होगा। झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका, इसको ट्रिक से याद कर रहे हैं तो फिर एग्जाम देने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना भाई। 3 प्रपोज सब कैपिटल आपको याद हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य का स्थान 12वां है, 14वां, 15 या 17? कमेंट करके बताइए, हम देख रहे हैं आप में से कितने सही जवाब दे पा रहे हैं। तो 14वां, 14th इसका सही उत्तर होगा। जो जनसंख्या घनत्व में झारखंड राज्य का स्थान है, ये 14वां स्थान है झारखंड राज्य का, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व जो है कितना है, तो 4 से 14 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। पहली पॉइंट ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले आपको याद रखने हैं। पहला धनबाद है, उसके बाद बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब समझ रहे हैं ना, 1 किलोमीटर में। ऐसा समझिए कि देखिए ये पूरा ये पूरा धनबाद का क्षेत्र है और ये बोकारो का क्षेत्र है, लेकिन 1 किलोमीटर में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं ये धनबाद में है कंपैरेटिवली, उसके बाद बोकारो में है, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद देवघर में, ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व, तो कितना घना है इस तरह से समझिए।
5 जिले, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और खुंटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये हो गया आपका घनत्व से रिलेटेड। तो घनत्व में आपको याद हो गया होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है, तो वो 14वां स्थान है। चलिए साहब, अगले सवाल में आते हैं, 15वां सवाल। अभी तक आप 15 में से मुझे कमेंट करके बताइए, ये 15 सवाल पढ़ने के बाद आपके कितने सही हुए हैं। फाहियान ने झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया है? ठीक है ना, फाहियान ने झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया? किक्कट से, किक्कटलाड से, वात्य प्रदेश से, पुंड। अब ये वो सवाल है जो हर स्टूडेंट को सही करना चाहिए। सही होगा इसका ऑप्शन बी, कुक्कुटलाट। चलिए, इसके इर्द गिर्द जितने सवाल बन सकते हैं। ऋग्वेदिक में क्या मेंशन है? किक्कट है। फाहियान ने किक्कटलाड ने कहा। उत्तर वैदिक में वात्य प्रदेश है। ब्राह्मण्य ग्रंथ यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है पुंडरू, वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया झारखंड को, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, तुजुके जहांगीरी में आपको खोखरा कहा गया झारखंड को, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के हैं वो क्या लिखे हैं? झारखंड को कुकुट कहा है। ठीक है, चलिए 16वां सवाल आपको पूछा गया है कि कुषाण शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए, ये सब क्लास हमने बहुत डिटेल पढ़ा है यूट्यूब पे भी। झारखंड का हिस्ट्री 8 घंटे का लेक्चर है, जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है वो। तो ये सही उत्तर है सिंहभूम या फिर रांची या दोनों या फिर चाईबासा। तो जो सिक्के प्राप्त हुए थे आपके सिंहभूम और चाईबासा, ये दोनों आपके सही उत्तर है। तो बोथ इसका सही उत्तर होगा। इसका थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो रोमन के सिक्के मिले हमें पश्चिम सिंहभूम से, कुषाण के सिक्के मिले हमें सिंहभूम से, कुषाण के सिक्के में कहाँ से मिले? सिंहभूम से और रांची से, और इंडोस्थियन सिक्के जो मिले सिंहभूम चाईबासा से मिले। ठीक है, तो ये 3 आपको सिक्के याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल जो धनबाद जिला में स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। कौन सा बौद्ध स्थल है जो धनबाद जिला में स्थित है? डालमी या दालमी भी बोलते हैं, बुधपुर, दोनों या मूर्तियां गांव। देखिए, डालमी और बुधपुर ये दोनों जो है धनबाद जिला में ही स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ। 18वां सवाल। चलिए, 18वां सवाल एटलीस्ट आप लोगों को सही करना चाहिए, ये इजी सवाल है। ठीक है ना, अगर इतिहास आपने पढ़ा है मेरे लेक्चर को अच्छे से तो। समुद्रगुप्त के बाद किस शासक ने झारखंड पर शासन किया है? समुद्रगुप्त के बाद किस शासक ने झारखंड पर शासन किया है? अशोक, शशांक, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर है अशोक नहीं, कौटिल्य बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर है शशांक। शशांक जो है, जो समुद्रगुप्त के बाद शासन किया था झारखंड पे। समुद्रगुप्त के बाद गौड़ शासक शशांक ने झारखंड पर शासन किया। थोड़ा डिटेल हम लोग इसके ऊपर कर लेते हैं, जो और भी सवाल आपसे बन सकते हैं यहाँ पे। शशांक शैव यानी कि शिव जी के अनुयायी थे ये, जिसने झारखंड में बौद्ध धर्म जो इसने क्या किया था, झारखंड में बौद्ध धर्म विरोधी नीति चलाया था। यानी कि बौद्ध धर्म के ये विरोध थे। ठीक है ना, विरोधी थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। शशांक ने वैष्णु सागर मंदिर बनवाया था। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरंड देश कहा गया। पूछा जाएगा समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को क्या कहा गया? मुरंड देश कहा गया। वैष्णु सागर मंदिर किसने बनाया? शशांक ने बनाया था। ये किस धर्म के अनुयायी थे और किस धर्म के विरोधी थे? बौद्ध धर्म के विरोधी। किस धर्म के अनुयायी? हिंदू धर्म में भी शैव धर्म आप बोलेंगे। समुद्रगुप्त के बाद गौड़ शासक पता चल गया शशांक ने झारखंड पर शासन किया। और सतगावा मंदिर, ठीक है ना, सतगावा मंदिर कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे यहां से। चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल। वंश प्रभा नामक पुस्तक, कोई देखेगा नहीं इसका उत्तर। वंश प्रभा नामक पुस्तक किस वंश की जानकारी मिलती है? यानी कि जो वंश प्रभा नामक पुस्तक है, इस पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? रक्सेल वंश की, नाग वंश, मुंडा राजवंश या सिंह वंश? होप सो आपने इसका उत्तर देख लिया है। तो इसका उत्तर है सिंह वंश जो है, इस वंश की यहाँ पे क्या होती है, इससे जानकारी हमें मिलती है। चलिए, इसमें बहुत सवाल और बन रहे हैं, तो उन सारे सवालों को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सिंह वंश से। देखिए, राजपूत वंशज थे ये, ठीक है ना भाई। क्या हुआ इसका आंसर? आपका जो वंश प्रभा नामक पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सिंह वंश की जानकारी मिलती है। अगर ये पूछ ले किस वंशज के थे, तो राजपूत वंशज के थे। सिंह वंश के बारे में जानकारी हमें वंश प्रभा नामक पुस्तक से मिलती है। ये 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा जो है 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह ने स्थापना किया था। काशीनाथ सिंह ने पोरहाट राज्य की स्थापना किए थे। और दूसरी शाखा इनकी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, दूसरी शाखा और पहली शाखा कहाँ किसने किया था स्थापना? 8वीं शताब्दी में काशीनाथ सिंह ने। और 1205 ईस्वी में जो दूसरी शाखा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? दर्प नारायण सिंह ने किया था। काशीराम सिंह जो है इसी शाखा के शासक थे। ठीक है, काशीराम याद रखेंगे। और काशीनाथ सिंह ने पोरहाट राज्य की स्थापना, पूछा जाएगा पोरहाट राज्य की स्थापना किसने किया था? काशीनाथ सिंह ने किया था। काशीनाथ सिंह ने पोरहाट को राजधानी बनाया था।
अच्युत सिंह जो काशीराम सिंह का पुत्र था, इसने पोरा देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। सिंह वंश जो है इसका जो सिंह वंश का अंतिम शासक था, 13वां शासक जो था जगन्नाथ देव द्वितीय थे। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा जगन्नाथ देव द्वितीय से सिंहभूम क्षेत्र के जनजाति के लोग बहुत परेशान थे। इसके शोषण अत्याचार कारण भूया जनजाति इनके विरोध विद्रोह, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब बन जाता है आपके एग्जाम से, किस जनजाति पूछा जाएगा। जगन्नाथ देव द्वितीय जो आप देखिए, जगन्नाथ देव द्वितीय जो थे किन क्या थे, सिंह वंश के अंतिम शासक थे भाई। ठीक है ना। अब कौन सी जनजातियों ने इनके विरुद्ध विरोध किया था या विद्रोह किया था, ये आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। तो जो जगन्नाथ देव द्वितीय थे, सिंह भूम क्षेत्र के जनजाति के लोग इनसे काफी परेशान थे। इनके शोषण अत्याचार के कारण भूया जनजाति इनके विरुद्ध विद्रोह कर दी थी और सिंह वंश का अंत 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। हो जनजाति की देवता सिंह बोग्गा के नाम पर सिंह वंश सिंहभूम का नाम रखा गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट आप, हो जनजाति के जो देवता है सिंह बोग्गा के नाम पर ही, जो देवता हैं सिंह बोग्गा जी जो हैं हो जनजाति के, उनके नाम पर ही सिंह वंश या फिर कह दो सिंहभूम का नाम रखा गया। 20वां सवाल, चलिए 20वें सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग व्हेन वाज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बॉर्न। ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है ये आपका। मैंने कहा पहले कि यहाँ आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए और इसमें बहुत चीजें आपको मैं याद भी रिवीजन भी करवा रहा हूँ। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 12, 30, 21, 17 फरवरी। सही उत्तर है इसका 12 अगस्त 1817। ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, यहाँ पर अब जितने भी इंपॉर्टेंट रहे हैं सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जितने फ्रीडम फाइटर हैं झारखंड के। चलिए एक एक करके तिलका मांझी का देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750, रट लीजिए। तिलकपुर गांव में हुआ था, संथाल जनजाति परिवार में हुआ था। ये 3 लाइन याद रखिएगा। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750, तिलकपुर गांव में संथाल जनजाति परिवार में इनका हुआ था जन्म। इनका अन्य नाम था जाबरा पहाड़िया, उपनाम था आदि विद्रोही। ये 5 पॉइंट याद रखिए। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी इन्होंने। ठीक है ना, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भागलपुर से तिलका मांझी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या तीर से मारकर किए थे। अंग्रेज के विरुद्ध इन्होंने गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है ना, गोरिया युद्ध छेड़ दिया था। तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु साल के पत्ते का, यह भी याद रखिएगा, किस पत्ते का प्रतीक का प्रयोग किया था, साल के पत्ता का प्रतीक का प्रयोग किया था। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम जो अब रख दिया गया था किस पे, इसी तिलका मांझी के नाम पर। इनकी मृत्यु हो गई थी आपका फरवरी 1785 में, भागलपुर के एक बरगद के पेड़ से लटका के इनको फांसी दी गई थी। तो क्या क्या याद रखेंगे, जन्म हुआ 11 फरवरी 1750 में, तिलकपुर गांव में, संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम था जबरा पहाड़िया और इनका जो उपनाम था आदि विद्रोही थे। कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, क्लीवलैंड की हत्या कर दी। इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। कहां पर, तो भागलपुर से तिलका मांझी ने आंदोलन की शुरुआत की थी और ये अंग्रेज किनकी तीर से मार हत्या की थी, तो याद रखिएगा किससे की थी, तीर से मार हत्या की थी क्लीवलैंड की। इनको फांसी जो दिया गया था कहाँ, कौन से पेड़, बरगद के पेड़ में, 1785 में। कहाँ, भागलपुर में। और भागलपुर जो विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तिलका मांझी नाम रख दिया गया। और तिलका मांझी ने इस आंदोलन को, जो तिलका मांझी ने आंदोलन किया था, ये आंदोलन में जो प्रतीक का इस्तेमाल किया था अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के लिए, कौन से पत्ते का, साल के पत्ते का। और ये पॉइंट याद रखेगा कि इन्होंने कौन से युद्ध की नीति अपनाई थी, गोरेलिया युद्ध की नीति अपनाई थी। इतना पॉइंट याद रखेंगे। अब बुद्धू के बारे देख लेते हैं। इनका जन्म 17 या फिर 18 फरवरी, बहुत सारे किताबों में 17 भी मिलेंगे, बहुत सारी किताबों में 18 फरवरी भी मिलेगा। 1792 में रांची के सिल्ली गांव में हुआ था। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिल्ली गांव स्थित है कौन से जिले में, ठीक है ना, तो रांची याद रखेगा। उड़ाव जनजाति से संबंध थे ये इनका, बुद्धू भगत का। 14 फरवरी 1832 में इनका देहांत हो जाता है। रघुनाथ महतो, इनका जन्म 21 मार्च 1738 में हुआ था। सरायकेला खरसावां के घुटियाडी गांव में हुआ था। इन्होंने चुहाड़ विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा चुहाड़ जो विद्रोह था इनका प्रथम चरण का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो रघुनाथ महतो जी ही थे। गंगा नारायण सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1790 में बाड़भूम में हुआ था। इनके नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा गंगा नारायण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, तो भूमिज विद्रोह से है। मृत्यु 7 फरवरी 1833, याद रखेंगे। चलिए सिंधु कानू के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 1815 एवं कानू का जन्म 1820 में साहेबगंज जिले के भगनीडी गांव में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, तो भगनीडी गांव में हुआ था। इनके नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। इनका संबंध संथाल जनजाति से था। ये दोनों क्या थे, भाई थे।
चांद एवं भैरव इनके भाई थे, ठीक है ना। चलिए सारे ये हमने इसका देखिए एक वीडियो हमने बना रखा, इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया। पूरे झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे मैंने करवा दिए, तो इसको कोई फायदा नहीं है ज़्यादा डिस्कशन करने के। चलिए 21वां सवाल पे अब हम लोग आते हैं। 21वां सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर ओनली विथ अदर स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए सवालों को समझिएगा अच्छे से। पूछा गया निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ ही लगती है। मतलब ये कि किसी दूसरे दूसरे केवल दूसरे मतलब कि राज्यों के साथ इनकी सीमा नहीं लगती है, केवल और केवल भारत के राज्य के साथ ही सीमा लगती है। निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी सीमा केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ ही लगती है। अच्छा केवल यहाँ पूछा गया है कि जिसकी सीमा केवल भारत के अन्य राज्यों के साथ ही लगती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा या इनमें से सभी। तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ को जब आप देखेंगे तो भारत के कुल ऐसे 5 राज्य, ठीक है ना, जिसकी सीमा जो है अन्य भारतीय राज्यों से। चलिए पहले मैं इसको डिटेल ही करवा देता हूँ, ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल अन्य भारतीय राज्यों से लगती है, ठीक है ना। जो हरियाणा है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है और एक तेलंगाना है, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य याद रखिएगा जिनकी सीमा जो है केवल और केवल अन्य भारतीय राज्यों से लगती है, अन्य भारतीय राज्यों से लगती है, ठीक है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है और हरियाणा भी है। और इसके बाद आपको 3 राज्य और याद रखिएगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा केवल और केवल अन्य भारतीय राज्यों से लगती है केवल, ठीक है। अगला सवाल 22वां सवाल जो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आर्कियन कालीन चट्टान के संदर्भ में सत्य है। अब देखिए कितना अच्छे से मैंने ये पूरा चट्टान वाला वीडियो बनाया, 1 घंटे का, झारखंड ज्योग्राफी का, देखिएगा उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब ये सब चीज़ें आप रट करके नहीं बना पाइएगा, खैर कोई बात नहीं, आपने अगर देखा तो इसको सही कर पा रहे होंगे। आर्कियन कालीन चट्टाने जो होते हैं काफ़ी कठोर है, ये बिल्कुल सत्य बात है भाई। उसके बाद इसलिए वर्षा होने के बाद भी, कठोर होने के बाद भी, वर्षा होने के बाद भी कठोर होती है, इसलिए वर्षा होने के बाद भी चट्टानों का कटाव काफ़ी कम होता है, बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज लेस, सही बात है, ये भी मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसका सही है सभी, सही ऑप्शन जो है इसका सही है। 23वां सवाल, चलिए इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लें। देखिए ये वीडियो देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हमने कंसेप्चुअली चीज़ें समझाया भाई। झारखंड राज्य में सर्वाधिक आर्यकालीन चट्टानों का विस्तार है। आर्यकालीन चट्टानें काफ़ी कठोर है, इसलिए वर्षा होने के बाद भी चट्टानों का कटाव काफ़ी कम होता है, और कठोर होने के कारण जल का रिसाव नीचे की ओर बहुत कम हो पाता है, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा कम होती है। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई लगभग 750 मीटर है, और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो पारसनाथ की पहाड़ी है। अगला सवाल 23वां सवाल में चलते हैं हम लोग। रिवर से ज्योग्राफी का पूछा गया ये सवाल है आपका। देखिए हर सेक्शन में हमने सवाल लिए हैं भाई। जयंती नदी किस नदी की सहायक नदी है। शंख नदी, अजय नदी, गुमानी नदी या फिर बांसलोई नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय नदी। चलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें याद करनी है। अजय नदी की बारे अगर हमें जानना हो तो इसकी जो उद्गम है मुंगेर में, बिहार में जो स्थित है आपका, ये इसकी जो मुहाना है आपके गंगा नदी में जाके ये गिरती है। इसकी सहायक नदी याद रखना है पत्थरों नदी, जयंती नदी, ठीक है, पत्थरों नदी और जयंती नदी। और इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। इसकी जो ड्रेनेज एरिया है देवघर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, दुमका, जामताड़ा। 24वां सवाल आपसे ये पूछा गया कि भदई खरीफ फसल की बुआई एवं कटाई किस माह में की जाती है, ठीक है ना। आपसे ये पूछा गया है जो भदई खरीफ फसल है इसकी बुनाई यानी कि जो बोया जाता है कब, और इसकी कटाई कब की जाती है। तो देखिए इसकी जो बुनाई और जो कटाई की जाती है वैशाख और भादो महीना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा भाई। देखिए इसकी जो बुआई जो की जाती है वैशाख महीने में, और जो कटाई की जाती है भादों में। अब आप यहाँ पे इसको टिक कर दीजिएगा, मतलब ये कि बुनाई आप जो बुआई कर रहे हैं भादों में और कटाई कर रहे हैं वैशाख में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैशाख और भादो, ठीक है ना। वैशाख और भादो, ये एकदम ध्यान रखिएगा, मैंने ऑप्शन भी इस तरह ही लिया कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल जून जुलाई में रोपते हैं, आपने देख लिया होगा एग्रीकल्चर कैप्सूल सीरीज में जो मैंने डाला है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर में कटाई है, मानसून पर यह निर्भर फसल है आपका। और एग्जाम्पल जैसे कि धान हो गया, अरहर दाल हो गया, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब कुछ हमने करवा रखा भाई। ये याद रखेंगे, झारखंड में खरीफ फसल के 2 भागों में बांटा गया है, भदई और अगहनी। भदई जो खरीफ फसल है मई जून वैशाख में रोपते हैं, अगस्त सितंबर भादों में इसकी कटाई करते हैं। अगहनी जो है जून यानी कि जेठ आषाढ़ में इसको रोपते हैं और दिसंबर में कटाई करते हैं।
झारखंड की खेती में अगहनी फसल का जो है आपका सर्वोत्तम स्थान है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के लगभग 70% भाग पर आपका अगहनी फसल की ही कृषि होती है, ठीक है ना। अगहनी जो खरीफ फसल का जो हमने 2 भाग में लिया है या फिर उसका ही टाइप है, सबसे ज़्यादा इसी का फसलों का सर्वोत्तम स्थान है या फिर कृषि की जाती है इसी की। चलिए साहब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इंग्लिश में सारा एक्सप्लेनेशन है, टेस्ट जो देंगे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, आप जहां अगर लगा भी रहे होंगे तो। अगला सवाल है 25वां सवाल। 25वां सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि मयूराक्षी परियोजना के तहत बनाया जाने वाला बांध किस देश की सहायता से किया जा रहा है? रसिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो ये सवाल का उत्तर कितने लोग सही दे पा रहे हैं, मैं देखूं जरा। इसका सही उत्तर है कनाडा, ठीक है ना। सही उत्तर क्या है इसका? कनाडा। देखिए यह परियोजना झारखंड एवं वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना पूछेगा। जो मयूराक्षी परियोजना है कौन कौन से राज्य की से संयुक्त परियोजना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो याद रखिए झारखंड वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत दुमका जिले में मसानजोड़ नामक स्थल पर कनाडा देश की सहायता से बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो 640 मीटर लंबा और 45 से 47 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोजेक्ट इज जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगले सवाल पे आते हैं, 26वां सवाल। बॉक्साइड उत्पादन में भारत में अब देखिए मिनरल वाला वीडियो तो देखना ही चाहिए आपको, उससे शानदार वीडियो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी ने झारखंड में प्रोवाइड किया, कंसेप्चुअली भी फैक्चुअली भी पूरा सर्वे को पढ़ा मैंने और उसके बाद आपको हमने डाटा शेयर किया। तो वो वीडियो आपको तो देखना भी चाहिए और आपका कर्तव्य बनता है, एग्जाम अगर आप दे रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम झारखंड की, अगर जेपीएससी जेएसएससी की। तो प्रथम स्थान है, सॉरी पूछा गया कि बॉक्साइड उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान है। जो बॉक्साइड उत्पादन की जाती है भारत में उसमें झारखंड का कितना रोल है? प्रथम स्थान है या दूसरा या तीसरा या चौथा? तो तीसरा स्थान है। बॉक्साइड के बारे में बहुत डिटेल नहीं यहाँ मैंने लिया है, परेशान ना हो ये डाटा। देखिए ये चीज़ें जो मैंने यहाँ लिख दी है, देखिए परेशान ना हो, ये डाटा इंडियन मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग लिया गया है। हर किताब में इसका आंसर आपको अलग मिलेगा, जेएसएससी भी अपने अकॉर्डिंग आंसर देगी, सो डोंट पैनिक, ठीक है ना भाई। तो ये मैंने जो आपको दिया है एकदम मिनरल जो आपका डाटा आता है बुक, उसका ही मैंने डाटा दिया है। अब जेएसएससी क्या देगी वो किसी को नहीं पता है, इसलिए किताबें अलग अलग छापी हुई है, इसलिए ये भी मैंने ये डाटा मैंने साफ साफ लिख दिया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1924, 1964। तो 1907 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। इस स्टील प्लांट से लोहे का उत्पादन 1911 में तथा स्टील का उत्पादन 1914 में शुरू हुआ। यह भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है और भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र के लिए कच्चा माल एवं अन्य आवश्यक चीजें निम्न स्थानों से प्राप्त की जाती, जैसे कि जो कोकिंग कोल है ये झरिया एवं खनिज के खान से, लोएस्क नोवा मुंडी पश्चिम सिंहभूम में जो स्थित है, मयूरभंज जो उड़ीसा में स्थित है उनके खान से, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट सुंदरगढ़ उड़ीसा से, क्रोमाइड और मैग्नीज चाईबासा से, और जल कहाँ से? स्वर्णरेखा नदी एवं खरखई नदी। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ से, ये 4-5 पॉइंट ये याद है आपके लिए, रखना बहुत जरूरी है। जो टाटा आयरन जो स्टील कंपनी है इसके लिए कोकिंग कोल कहाँ से मिलता है, जल कहाँ से आती है, क्रोमाइड मैग्नीज कहाँ से आती है, चूना पत्थर डोलोमाइट कहाँ से आती है, लो एस्क कहाँ से आती है, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में। चलिए साहब अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। झारखंड राज्य में लोकसभा में सामान्य की सीटों की संख्या, यानी कि जनरल का सीट का संख्या यहाँ आपसे पूछा, ध्यान रखिएगा यहाँ आपसे क्या पूछा गया ये आपको ध्यान देने वाली बात है। 14, 6, 8, 5 डायरेक्ट 14 टिक करके नहीं आ जाएंगे, यहाँ आपसे पूछा गया जनरल सामान्य की सीटों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। देखिए झारखंड राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या 14 है, टोटल सीटों की संख्या 14 है, जिसमें अगर बात की जाए सामान्य 8 है, अनुसूचित जाति 1 है और अनुसूचित जनजाति 8 है। झारखंड राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगले सवाल पे आते हैं, सॉरी आपने देख लिया होगा इसका आंसर, कोई बात नहीं। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में, 2001 में, 2003 में या फिर 2000? इजी सवाल है, अगर आप इसका आंसर देख के जवाब दे रहे तो फिर दिक्कत है, लेकिन फिर भी 2001 इसका सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, सभी को पता है। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 80% है और झारखंड में गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना? 50% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइन आपको याद रखना है। चलिए साहब अगले सवाल पे आते हैं अब हम लोग। आपसे पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला जो भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है?
झारखंड का वह कौन सा जिला, रांची, धनबाद, लोहरदगा या फिर रामगढ़, ठीक है ना, ये चारों में से कौन सा जिला जो है अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती, किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा अपना शेयर नहीं करती, रांची, धनबाद, अन्य राज्यों के साथ, याद रखिए अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं शेयर करती है, लोहरदगा और खुंटी, सॉरी रामगढ़। हालांकि मैंने आंसर बोल दिया, लोहरदगा और खुंटी ये दोनों इसका सही उत्तर है, खुंटियाँ ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा खुंटी भी इसका होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, लोहरदगा एवं खुंटी ये दो जिला है जो किसी अन्य राज्यों की सीमा को नहीं छूती है, ठीक है ना, लोहरदगा और खुंटी याद रखेंगे आप लोग। अच्छा सवाल था ये आपका, इस तरह का सवाल आपको बताया जा सकता है ज्योग्राफी में। अब आइए तीसरा 31वां सवाल, इसको बहुत डिटेल में हम लोग पूरा संथाल जनजाति को खत्म भी कर देंगे रिवीजन के साथ। भारत की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपसे पूछा गया कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा, संथाल, उड़ांव या हो, तो ये तो आप इजी बतला देंगे, लेकिन संथाल के बारे में इसका हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका सही उत्तर है संथाल। चलिए संथाल को पूरा कवर करते हैं। देखिए यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित है, ठीक है, पहला बात तो ये। देखिए यहाँ पूछा गया था भारत में जनसंख्या के आधार पर, झारखंड में पूछा जाएगा तो प्रथम स्थान है, भारत में पूछा जाएगा तो तीसरा स्थान है संथाल का, ठीक है, याद रखेंगे। यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में उपस्थित है, ठीक है। होप सो मैं 8-10 जनजातियां जो इंपॉर्टेंट JSSC सीजीएल के लिए मैं एक मास्टर वीडियो में करवा दूं, 1-2 दिन के अंदर ही करवा दूंगा, होप सो कल तक ही करवा दूं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 35% संथाल जनजाति के लोग हैं। संथाल जनजाति भारत की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, एक नंबर में भील है, दूसरी गोंड है और तीसरा संथाल है, ठीक है। संथाल जनजाति के लोग जो है पश्चिम बंगाल से भारत आए थे। पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता है। झारखंड में संथाल जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि संथाल परगना जिला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिलेगा। संथाल जनजाति का जो प्रजाति जिनका संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से है। भाषाई स्तर पर अगर बात की जाए तो संथाल जनजाति के लोग जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक है। संथाल जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है, और संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। इनकी लिपि जो है ओल चिकी है और इसके जो आविष्कार किए हैं रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाल जनजाति को 4 कर्णों में विभाजित किया गया, राजा, पुजारी, और देखिए राजा किसको हड को कहा जाता है, राजा, मुर्मू हड को पुजारी कहते हैं, और सिपाही जो हैं कौन होंगे, जो सोरेन है वो जो सिपाही होंगे, और मरूरी हड जो होंगे वो क्या होंगे, कृषक का कार्य करेंगे, ठीक है ना। संथाल जनजाति में कुल 12 गोत्र है या किली कह सकते हैं, और उप गोत्रों की संख्या 144 है। संथाल जनजाति के अंतर्गत जो समगोत्रीय विवाह, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं सागोत्रीय विवाह की मनाही है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह की मनाही है। संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, ठीक है ना, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संथाल में विवाह के कई प्रकार हैं और सभी प्रकार के विवाह में क्रिंग बापला सबसे प्रचलित विवाह है। तो संथाल जनजाति में फेमस जो विवाह है क्रिंग बापला है। टुनकी, अब ये सब छोड़ दीजिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा विवाह, आपको याद रखना। एक याद रखेंगे, पौन विवाह के समय वर्ग के पक्ष को जो वधु मूल्य दिया जाता है इसे पौन कहते हैं। चलिए ये सब डिटेल हम लोग करेंगे, एक जनजाति वो आपका बहुत फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी 8 सवाल हमें और भी डिस्कशन करनी है, ठीक है ना, मैंने कहा डिस्कशन करने हैं सवालों को भी। चलिए साहब 32वां सवाल बताइएगा कि उड़ांव जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनजाति की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 35, 18.14, 14.56 या 10.7%। 18.14% इसका सही उत्तर होगा। चलिए उड़ांव जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उड़ांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उड़ांव जनजाति, पहली कौन हो जाएगी, संथाल हो जाएगी। उड़ांव जनजाति की जनसंख्या झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या का 18.14% है। उड़ांव जनजाति की 90% जनसंख्या दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में संकेंद्रित है। इसके अलावा इस जनजाति के लोग उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज को लगा सकते तो लगा लीजिए, हमारा पूरा झारखंड जी के आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ आपको फिर से एक्सप्लेनेशन, इतना मैंने पूरा दिया, देख सकते खुद मैंने चीज़ों को टाइप किया भाई। उड़ाव जनजाति की ये सब याद रखिएगा कि उड़ाव जनजाति की 90% जनसंख्या दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में संकेंद्रित है। इसके अलावा इन जनजाति के लोग उत्तरी छोटा नागपुर वगैरह में भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में। उड़ाव जनजाति की जो मुख्य भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा होती है। उड़ाव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक बोलते हैं जिसका अर्थ होता है मनुष्य। उड़ाव जनजाति झारखंड की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। उड़ाव जनजाति का सर्वप्रथम अध्ययन शरत चंद्र राय ने किया था। इसके अनुसार उड़ाव जनजाति के कुल 68 गोत्र है। हालांकि उड़ाव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। 14 गोत्रों में से प्रत्येक को विशेष प्रतीकों में सूचित किया जाता है।
वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ान जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इन जनजातियों में विवाह के अलग अलग प्रथाएं हैं। इनमें दो प्रमुख प्रथाएं याद रखिएगा, एक अरेंज मैरिज आयोजित विवाह और एक सेवा विवाह, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस जनजाति में आयोजित विवाह के अंतर्गत वर पक्ष को वधु मूल्य चुकाना होता है। अब ये सब डिटेल करेंगे हम लोग, अभी जब झारखंड जी का फ्रेज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेपीएससी के लिए तब। इस जनजाति में विधवा विवाह याद रखिएगा, इनका प्रचलन है, लेकिन याद रखिएगा इस जनजाति में संथाल जैसा नहीं है कि लड़का भी डाइवोर्सी हो, जरूरी नहीं है कि लड़का भी डाइवोर्सी होगा यहाँ पे। इस जनजाति में एक ही गांव के लड़के और लड़की के बीच में विवाह नहीं हो सकता है। पर्व के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है केरिया है, और महिला द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो खनरिया है, ठीक है। ये पितृत्वात्मक जनजाति के ये जनजाति है आपका। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। चलिए, इतना डिटेल अब यहाँ पे आपको करने से कोई फायदा नहीं है। 33वां सवाल चलते हैं। उड़ान जनजाति में जितना मैंने बोल दिया ना उतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। पदमा का किला, ये किला फोर्ट वाला क्षेत्र से आपका कला संस्कृति का ही सेक्टर है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि पदमा का किला किस जिले में स्थित है, आपको ये बतलाना है। पलामू में, हजारीबाग में, गुमला में या धनबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में, ठीक है ना। हजारीबाग में दो किले याद रखिएगा, पदमा का किला और बादाम का किला। पदमा का किला देख लीजिए, यहाँ पे जो इनसे सवाल बन सकते हैं आपको। यह किला जो है हजारीबाग जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे है। हजारीबाग शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर पदमा नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण पदमा के महाराजा राम नारायण सिंह द्वारा बनाया गया था। इस किले को राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है अब, ठीक है ना। अब ये जो पदमा का किला अब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है अब ये। और बादाम का जो किला है, यह किला हजारीबाग शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसे बादाम में स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में रामगढ़ जो नरेश हेमंत सिंह द्वारा 1642 ईस्वी में कराया गया था। और इस किले में शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। तो याद रखिएगा, बादाम का किला हजारीबाग शहर से कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से बसे बादाम में स्थित है। 17वीं शताब्दी में रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह द्वारा 1642 ईस्वी में कराया गया था। और इस किले में शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, ठीक है। याद रखेंगे ये सब पॉइंट, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बसंत राय ने, चारूशिला देवी ने, उत्तरार्ध या सहबल राय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारूशिला देवी। 34वां का बी है। चलिए माँ योगिनी मंदिर के बारे देख लीजिए, मंदिर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट ही हो जाएगा। माँ योगिनी मंदिर जो है गोंडा जिला के पत्थरा गामा प्रखंड में बाराकोप्पा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कहाँ स्थित है, याद हो गया। इस मंदिर के ठीक बाईं और 354 सीढ़ी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, हटाइए। ये पॉइंट को देखिए, इस मंदिर के ठीक दाहिने और पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर माँ सती जी की दाहिनी जांग जो थी वो गिरी थी। यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांग की आकृति का शैल अंश है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यह मंदिर में कामाख्या मंदिर की भांति ही पिंड की पूजा की जाती है। भक्तों द्वारा यहाँ लाल वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारूशिला देवी ने कराया था, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में, याद रखिएगा ये पॉइंट, गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष इस मंदिर में भी व्यतीत किए थे, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया। 35 सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है? माघे नृत्य, गोंग नृत्य, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका माघे नृत्य और गोंग नृत्य, ये दोनों प्रचलित है आपका, ठीक है ना। ये दोनों जो है आपका हो जनजाति में प्रचलित है। माघे नृत्य की बात की जाए तो यह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यह नृत्य किया जाता है। और गोंग नृत्य के बारे देखा जाए तो गोंग नृत्य हो जनजाति में ही प्रचलित है। बस इतना पॉइंट याद रखेंगे। 36 सवाल, 36वां सवाल हम लोग पहुंच गए हैं। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन जनी शिकार के संदर्भ में सत्य है, ठीक है ना। जनी शिकार के संदर्भ में सत्य है, यानी जनी शिकार का एक त्यौहार, एक फेस्टिवल है। इस पर्व का आयोजन, यानी जनी शिकार जो फेस्टिवल, इसका आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, बिल्कुल। इस पर्व में महिलाएं सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, बिल्कुल। इनमें से सभी, तो यही सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बोथ सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। यह भारत के केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, जनी शिकार फेस्टिवल। मुगलों के सैनिक ने सरहुर पर्व के दौरान उड़ाव के लोगों पर आक्रमण किया था, उड़ाव जनजाति के लोगों पर आक्रमण किया था। सरहुर पर्व होने के कारण उड़ाव जनजाति के लोग हड़ियां पीकर झूम रहे थे। जो पुरुष जो थे नशे में रहने के कारण महिलाओं ने पुरुष वेश धारण करके, महिलाओं देखिए पुरुष क्या थे, नशे में हड़िया जो पेय पदार्थ उनको पी लेने के बाद वो नशे में लिप्त थे। तब उसी समय महिलाओं ने पुरुष का वेश धारण करके मुगलों को पराजित किया था। ऐसा लगातार 12 वर्षों तक होता रहा, इसलिए जनी शिकार 12 वर्षों के अंतराल पर इस घटना की याद में ये मनाया जाता है, ये फेस्टिवल, ठीक है। ये मात्र केवल झारखंड में ही ये त्यौहार मनाया जाता है।
सिमडेगा में आयोजन होने वाला मेला है राम रेखा धाम मेला, ठीक है, या फिर गांधी मेला, या उपरोक्त सभी। तो सभी है, इसमें से सभी आपका जो आपका सिमडेगा में होता है राम रेखा और गांधी मेला, ये दोनों ही। चलिए देखिए राम रेखा मेला के बारे में थोड़ा देख लीजिए। राम रेखा मेला जो है राज्य के सिमडेगा मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर पर स्थित है आपका, ठीक है, राम रेखा धाम। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इस स्थल पर भ्रमण किया था। ये देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर करंट से रिलेट करके अगर पूछेगा तो, ठीक है ना। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने के जो वनवास के दौरान ये इस स्थल पर ये भ्रमण किए थे, ऐसा मान्यता के अनुसार कहा जाता है। राम रेखा धाम ने प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। कितने दिवसीय? 3 दिवसीय, याद रखिएगा। राम रेखा धाम में गुफा के अंदर छत में खींची गई लकीर ही राम रेखा कहलाती है। जो लकीर खींची गई ना उसे ही कहा गया है राम रेखा, राम जी ने रेखा खींचा। इस मेले का आयोजन सिमडेगा जिले में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक लगता है। कौन सा मेला? गांधी मेला। 38वां सवाल, डोकरा कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धातु शिलाकल्प, ठीक है ना, धातु शिल्प कला, या फिर बांस शिल्प, या काष्ठ शिल्प, या इनमें से सभी। तो धातु शिल्प कला के नाम से भी जाना जाता है डोकरा कला को। यहाँ पे डोकरा कला के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। या जो आपका धातु शिल्प कला जो है, या शिल्प कला झारखंड की प्राचीन काल से अनेक जनजातियों के बीच ये प्रचलित है। जनजातियों में ये शिल्प कला काफी प्रचलित है। मुख्य रूप से आपका असुर जनजाति, लोहरा जनजाति, बिरहोर जनजाति के लोगों में यह विशेष रूप से प्रचलित है। लोहरा जनजाति के लोग धातु शिल्प कला को डोकरा शिल्प कला भी कहते हैं, ठीक है। यही सवाल आपसे पूछा भी गया था और पूछ लिया किस जनजाति, तो लोहरा जनजाति, याद रखेगा। इस शिल्पकला में पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण। देखिए मोम का जो कास्टिंग किया जाता है, आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो आपने कास्टिंग चैप्टर पढ़ा है, तो क्या किया जाता है, एक जो ढांचा में आपको ढालना, उसमें क्या किया जाता है, मोम को आपने कास्ट कर दिया है एक लिक्विड फॉर्म में, और फिर उसको क्या किया, सॉलिड फॉर्म का रूप में थोड़े देर तक उसको हीट करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो उसी प्रकार से यही टेक्निक पे जो अत्यंत सुंदर मूर्तियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है इस शिल्प कला में। इस कला में जो होता है मधुमक्खियों से प्राप्त जो मोम होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इस कला का संबंध मलार जाति से, ठीक है ना। किस जाति से पूछा जाएगा, तो मलार जाति से। अब 39वां सवाल, क्या आप हंसते हंसते इसका जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने ट्रिक से यह सारी चीजें हमने करवाई है। तो देखिए मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? ए नॉटरोट या विटली याद आ रहा होगा। मुंडारी भाषा में प्रकाशित प्रथम पुस्तक जो मुंडारी है, विटली साहब याद आ रहे होंगे आपको। इसका सही उत्तर है विटली। देखिए मुंडारी भाषा से प्रचलित बहुत पुस्तक है, इसका सही उत्तर है जेसी विटली। अब वो सारा पुस्तक यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा मैंने ट्रिक से याद करवाया। तो वो वीडियो देखना होगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारा वीडियो का लिंक मैं जितना कह रहा हूँ वो सब मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपको देखना चाहिए विथ इन सेकेंड। देखिए मुंडारी का हो चाहे संथाल का, सबका पुस्तक हमने ट्रिक से याद करवाया, और स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा, और काफ़ी टिपिकल भी है याद करना। इसीलिए निम्न में से किस जनजाति का मुख्य पैसा लोहा गलाना और औजार बनाना है, ठीक है ना। असुर जनजाति के लोग भी लोहा गलाकर, और जो इनका मुख्य पैसा है, ठीक है ना। और क्या करते हैं करमारी जनजाति के लोग भी, ठीक है। हाँ तो ये बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 40 का डी। तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन अभी इसको पढ़ लीजिए कुछ और भी चीज़। लोहरा जनजाति का जो मुख्य पैसा है लोहे का उपकरण बनाना। महली जनजाति का जो मुख्य पैसा है, एकदम यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा भाइयों। लोहरा जनजाति का जो मुख्य पैसा है लोहे का उपकरण बनाना। महली जनजाति के लोगों का मुख्य पैसा है बांस से बनी चीज़ों का बनाना। असुर एवं करमारी जनजाति का मुख्य पैसा लोहा गलाना एवं औजार बनाना। चिक बड़ाई जनजाति का मुख्य पैसा है कपड़ा बुनना या फिर बुनकर बिरज जो कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। बिरजिया जनजाति का मुख्य पैसा प्राचीन काल में ये भी लोहे गलाने का कार्य करते थे, ठीक है ना। तो ये सभी याद रखिएगा इतना पॉइंट। तो आप कमेंट करके बतलाइए कि 40 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट उम्मीद करते हैं कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट 30+ कर रहे होंगे। तो कमेंट करके बतलाइएगा, और सेशन को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगर इस तरह का वीडियो और जेपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।